पार्ट 1 सेमेस्टर 2 LLB 4 ईयर्स के नोट्स व्हाट्सएप से बाय कर सकती हैं। प्राइवेट डिफेंस को हम सेल्फ डिफेंस भी कहते हैं। इसका जिक्र हमें सेक्शन 96 से लेके 106 में पीपीसी के मिलेगा, यानी कि 106 के सेक्शन में हमें प्राइवेट डिफेंस यानी कि सेल्फ डिफेंस का मिलेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में। पहला है 2019 का पेपर, व्हाट इज़ द राइट ऑफ द प्राइवेट डिफेंसेस, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस दिस राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड प्रॉपर्टी में एक्सटेंड ऑफ द कॉजिंग ऑफ द डेथ। आपसे ये पूछ रहे हैं कि एक इंसान के पास प्राइवेट डिफेंस का कौन सा राइट मौजूद है, और प्राइवेट डिफेंस के अंदर अगर आप खुद को बचाते हुए कोई मर जाता है आपके हाथों से, अगर आप खुद को बचा रहे हैं और गलती से कोई और बंदा मर जाए, तो आप कैसे अपने आप को बचा सकते हो पनिशमेंट से। दूसरा सवाल आया है 2025 की सप्ली के पेपर में, वो है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट या सेल्फ डिफेंस व्हेन द राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस ऑफ द बॉडी एंड प्रॉपर्टी एक्सटेंड्स टू द कॉजिंग डेथ। यहाँ पे भी यही पूछ रहे हैं कि आपके पास प्राइवेट या सेल्फ डिफेंस का कौन सा राइट मौजूद है, और अगर आप खुद को बचाते हुए आपके ज़रिए कोई इंसान मर जाए तो फिर वहाँ आप कैसे बच सकते हैं। फिर आगे एक और पेपर है जो सप्ली के अंदर आया था 2019 के, व्हाट इज़ द राइट ऑफ द प्राइवेट डिफेंस। आपसे पूछ रहे हैं कि राइट क्या है प्राइवेट डिफेंस का, और इसमें भी सेम ही क्वेश्चन आया कि खुद को बचाते हुए अगर किसी की डेथ हो जाए तो आप कैसे पनिशमेंट से बच सकते हैं। एक और सवाल है 2020 के एनुअल के पेपर में, discuss when the right to private defense of the body does not extend to cause death of the assailants। यहाँ पे भी सेम बात पूछ रहे हैं। फिर आता है what is the right of the private defense, discuss the circumstances under which right of the private defense of the body extends to the cause of death। ये ज़्यादातर क्वेश्चन सेम ही आ रहे हैं, जिसमें यह आया है 2021 के पेपर में। दूसरा सवाल है व्हाट इज़ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, डिस्कस द सर्कमस्टांसेस। यहाँ पे भी सेम ही क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2022 के पेपर में भी। फिर डिस्क्राइब वेरियस डिफेंसेस विच आर अवेलेबल एज जनरल एक्सेप्शन इन द पाकिस्तान पेनल कोड। यहाँ पे भी पूछ रहे हैं आपसे क्या मुख्तलिफ तरह के डिफेंसेस का जिक्र करें जिनका जिक्र पाकिस्तान पीनल कोड यानी कि पीपीसी में हुआ है। ये 2023 एनुअल पेपर में आया है सवाल। अब हम इसकी इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर लेते हैं। Right of the private defense means the legal rights to protect one's own body, another person's body और property। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सेल्फ डिफेंस का मतलब है या तो आप खुद को बचाने की कोशिश करते हो सेल्फ डिफेंस में, या आप अपने साथ अपने वालिदैन, अपने भाई बहन या किसी भी पर्सन को बचाने के लिए सेल्फ डिफेंस करते हो, या फिर अपनी प्रॉपर्टी, अपनी कीमती चीज़ को बचाने के लिए सेल्फ डिफेंस करते हो। इसमें ये सारी चीज़ें शामिल हैं सेल्फ डिफेंस में। सेल्फ डिफेंस का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपकी अपनी ज़ात, बल्कि इसमें आप किसी और को भी अगर बचाओ या अपनी प्रॉपर्टी को भी बचाने की कोशिश करो तो ये भी सेल्फ डिफेंस के अंदर ही आता है। The law allows a person to use reasonable force when immediate help from authority is not possible। यहाँ पे लॉ इंसानों को खुद इजाज़त दे रहा है, अलाउ कर रहा है कि वो खुद अपने आप को बचाने के लिए अगर उसको कोई एक्शंस लेने पड़ते हैं इंसान को, तो वो इंसान एक्शंस ले सकता है। जैसे कि अगर एक इंसान ने पुलिस वालों को कॉल की है कि हमारे घर में चोर घुसा है, आप हमारी मदद करें, और पुलिस वाले कहते हैं हमें 20 मिनट लग जाएंगे क्योंकि आपका घर दूर है, और चोर जो है दरवाजे के सामने ही खड़े हैं। ज़ाहिर है 20 मिनट तक तो आएगी पुलिस, लेकिन चोर तब तक घर आ चुके होंगे और बहुत सारे काम कर चुके होंगे गलत। तो आप अपने आप को बचाने के लिए क्या करते हो, चोरों की तरफ फायरिंग स्टार्ट कर देते हो ताकि वो किसी तरह डर के भाग जाएं। तो अगर आप चोरों की तरफ फायरिंग करें और गलती से किसी चोर को अगर गोली लग जाती है और वो मर जाता है, तो आपने अपने आप को बचाने के लिए ये सब किया तो आपको सज़ा नहीं मिलेगी, क्योंकि ज़ाहिर है जो पुलिस है उसको आने में टाइम लगा, और जो चोर हैं वो बहुत ख़तरनाक है, वो जान भी ले सकते थे। इसीलिए आपने खुद को और अपनी फैमिली वालों को बचाने के लिए ये एक्शन लिया। ज़रूरी नहीं है कि आप फायरिंग करो, क्या पता आप उन चोरों को रोकने के लिए खुद ही उनके साथ लड़ना स्टार्ट कर दो, तो ये भी सेल्फ डिफेंस में आता है। अब इसमें सेक्शन कौन से यूज़ होने आपने बताना है। इसमें सेक्शन 96 से लेके 106 तक जो मौजूद है पीपीसी में, वो सारे सेल्फ डिफेंस के बारे में है। फिर हमने सेल्फ डिफेंस या प्राइवेट डिफेंस का मीनिंग देना है, तो सबसे पहले हम प्राइवेट डिफेंस का मतलब बताते हैं। प्राइवेट डिफेंस का मतलब ये है कि ज़रूरी, नेसेसरी का मतलब है ज़रूरी स्टेप्स उठाना ताकि आप बच सको। किस चीज़ से बच सको, इंजरी टू द बॉडी, इलीगल रिस्ट्रेन और रिजल्ट, थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ और ट्रेसपैस,
wrongfully enter or attack of property, कि कोई लोग आपको चोट अगर पहुंचाने के इरादे से आपके घर में घुस रहे हैं तो उस वक्त भी आप सेल्फ डिफेंस यूज़ कर सकते हो, यानी कि उस बंदे को धक्का दे के खुद को दूर कर सकते हो उस बंदे से जो आपको चोट पहुंचाने के इरादे से आपके करीब आ रहा है। और कोई ऐसे लोग जो आपको रिस्ट्रेन यानी कि अगवा करके कहीं कैद करने के लिए आ रहे हैं, या आपको एजल्ट यानी कि धमकी देने के लिए, थ्रेट करने के लिए आपके पास आ रहे हैं, एजल्ट का यही मतलब है, तो वहाँ पे भी आप खुद को बचाने के लिए उस बंदे को धक्का दे के दूर कर सकते हो। या कोई बंदा चोरी के इरादे से, रॉबरी के इरादे से घुस रहा है घर में, तो आप फिर उसको दूर कर सकते हो लड़के उससे या फायरिंग करके। मिसचीफ की वीडियो यहाँ टॉप पे उसका लिंक मौजूद है, लाजमी देख लीजिएगा ताकि आपको मिसचीफ का मतलब पता चल जाए। फिर आता है ट्रेसपैस। ट्रेसपैस का मतलब है बगैर इजाज़त के किसी की प्रॉपर्टी में घुस जाना। उसके अलावा रॉन्गफुल एंट्री और अटैक ऑन प्रॉपर्टी, के कोई भी बंदा गलत तरीके से आपके घर में घुसता है इस इरादे से कि आपकी जो प्रॉपर्टी है, जैसे कि आपके घर को डैमेज कर सके, घर में घुस के चीज़ें चुरा सके, या आपके घर में खड़ी जो कीमती गाड़ी है उसको वो चोरी कर सके, या कोई भी इस तरह के गलत काम के लिए कोई घुसता है, तो वहाँ पे आप अपनी प्रॉपर्टी यानी कि अपने घर को, गाड़ी को बचाने के लिए या ख़ुद को बचाने के लिए एक्शन ले सकते हो। ठीक है, तो ये तमाम गलत काम है जो मैंने बता दिए हैं जो क्रिमिनल्स करते हैं, तो इससे बचने के लिए आप सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। जनरल रूल एक दिया गया है कि राइट स्टार्ट्स व्हेन डेंजर बिगिंस, यानी कि सेल्फ डिफेंस का राइट उसी वक्त स्टार्ट हो जाता है या उसी वक्त आपको मिल जाता है जब आपके करीब डेंजर आ जाए। डेंजर का मतलब यह है ख़तरा आ जाए। कैसा ख़तरा? कि आपको जब पता चल जाए आपके घर के अंदर कुछ चोर घुस आए हैं, उस वक्त आपके पास अपने आप ही लॉ की तरफ से सेल्फ डिफेंस के राइट्स आ जाते हैं। अगर आप अपने आप को बचाने के लिए उस चोर में से किसी एक को मारने की अगर कोशिश करते हो दूर से, कि मैं इसको पत्थर मार दूंगा ये भाग जाएगा, ताकि वो किसी तरह भाग जाए, आप खुद को बचा सको उन चोरों से, क्योंकि क्या पता वो चोर बहुत खौफनाक क्रिमिनल हो, वो जान भी लेते हैं लोगों की। तो इसीलिए अगर आप वहाँ पे खुद को बचाने के लिए किसी चोर को ज़ख्मी भी अगर कर दो या किसी चोर की जान भी अगर ले लो, तो कानून आपको कोई सज़ा इस बात पे नहीं देगा कि आपने खुद को बचाने के लिए ये एक्शंस किए थे। फिर आगे आता है एंड्स व्हेन डेंजर एंड्स। यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे ही वो खतरा टल जाए, खतरा ख़त्म हो जाए, तो अपने आप ही आपके जो राइट्स ऑफ सेल्फ डिफेंस है वो भी साथ ही ख़त्म हो जाते हैं। इट इज़ प्रिवेंटिव नॉट पुनिटिव। ये जो सेल्फ डिफेंस है ये हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम खुद को बचा सकें, ताकि बड़ा क्राइम ना हो जाए, उसे रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए हम ये सब करते हैं। अभी यहाँ पे एक लाइन आपको मिल रही है, इट इज़ प्रिवेंटिव, यानी कि खुद को बचाने के लिए आप ये एक्शन करते हैं ताकि क्रिमिनल रुक जाए, प्रिवेंट हो जाए। लेकिन पुनिटिव नहीं होता। पुनिटिव का मतलब है लेकिन ये पनिशमेंट नहीं होती, यानी कि अगर आप खुद को बचाने के लिए किसी क्रिमिनल को चोट पहुंचा रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने क्रिमिनल को सज़ा दी है। यहाँ पे सिर्फ आप खुद को बचाने के लिए और बड़े क्राइम को रोकने के लिए ये सब करते हो। यानी कि क्रिमिनल को जब आप फायरिंग उसकी तरफ स्टार्ट कर देते हो, वो फिर डर के भाग जाएगा क्रिमिनल, तो जो मेन क्राइम वो क्रिमिनल करने के लिए आपके घर में घुसा है वो कर ही नहीं पाएगा, यानी कि रुक जाएगा, प्रिवेंट हो जाएगा। लेकिन अगर आप उस क्रिमिनल पे फायरिंग कर रहे हो या ये जो कुछ भी कर रहे हो, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि वो क्रिमिनल बाज आ जाएगा या रुक जाएगा। ज़ाहिर है वो दोबारा यही हरकत करने की कोशिश लाजमी करेगा, या तो आपके साथ दोबारा या किसी और के घर में घुसने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो आप सेल्फ डिफेंस को हरगिज़ ना समझें कि सेल्फ डिफेंस का मतलब ये है कि एक बंदा जो चोर है वो बाज आ जाएगा। नो, वो कभी बाज नहीं आएगा, चाहे आप जो मर्जी कर लो। बस ये चीज़ हम सिर्फ तब यूज़ करते हैं सेल्फ डिफेंस जब आप खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हो या किसी और को बचाने की कोशिश कर रहे हो, दैट्स इट। फिर आगे आता है एक्सेस फोर्स इज़ नॉट अलाउड, कि आप ज़रूरत से ज़्यादा ताकत नहीं लगा सकते सेल्फ डिफेंस में। यानी कि एक बंदा है जो घर में रह रहा है, वो बड़ा ताकतवर है, जो चोर है वो मस्कीन से पतले पतले चोर है, तो अगर वो ताकतवर इंसान गोली भी यूज़ नहीं करे, सिर्फ वो अपने जिस्म की ताकत से उन चोरों को अगर पकड़ ले तो उनको इतने ज़ोर से उनका गला ना दबाए कि वो मर जाए चोर। इस बंदे को चाहिए कि ये चुप करके इन चोरों को पुलिस के हवाले करे। तो ज़रूरत से ज़्यादा फोर्स, ताकत यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है सेल्फ डिफेंस में, क्योंकि अगर आपके हाथों से ज़रूरत से ज़्यादा लोग मरेंगे तो फिर ये चीज़ सही नहीं है। हाँ, अगर गलती से कोई मर जाता है अनजाने में, कि आप खुद को बचाने के चक्कर में जब आपने फायरिंग स्टार्ट की तो वो फायर में से कोई एक गोली किसी चोर को लग गई और वो मर गया, और आपने जान के उसको नहीं मारा, बस लग गई गलती से उसको गोली, क्योंकि आप फायरिंग इधर उधर कर रहे थे लेकिन चोर घर में मौजूद था तो उसको लग गई, तो ये फिर इस पे आपको सज़ा नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप खुद ही जाके जानबूझ के क्रिमिनल्स को खुद जान से मार देंगे ना, तो फिर वो चीज़ अच्छी नहीं मानी जाएगी। इसलिए कहते हैं ताकत इतनी भी यूज़ ना करेंगे, आप ही हर क्रिमिनल को मारना शुरू कर दे जान से। अब आ आता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंडिंग टू द कॉज ऑफ डेथ, यानी कि अगर आप अपने आप को बचाने के चक्कर में या किसी को बचाने की वजह से वो क्रिमिनल अगर आपके हाथों से मर जाए, तो सेक्शन 100 में इसके बारे में बताया गया है। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी में एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ इन द फॉलोइंग सिचुएशन,
एजल्ट कॉजिंग रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ द डेड, कि एक बंदा आपको धमकी देने के लिए बार बार आया करता था, धमकी देने के लिए, ठीक है। एक दिन आपको उस बंदे पे बड़ा गुस्सा चढ़ गया क्योंकि वो रोज़ आगे धमकी देता है, यानी कि एजल्ट करता है। आपने गुस्से में आके उसको धक्का दे दिया, ठीक है, क्योंकि वो आपको बार बार एजल्ट कर रहा है और आपने खुद को बचाने के लिए उसको धक्का दिया, ठीक है, क्योंकि वो रोज़ आके धमकी दे रहा था। एक दिन आके उसे धमकी देते हुए आप पे हाथ भी उठा लिया उस बंदे ने जो धमकियाँ दे रहा है। आप खुद को बचाने के लिए आपने उसको धक्का दिया। अब जब आपने धक्का दिया कि तो वो बंदा जिसने धमकी दी वो सीधा जाके सीढ़ियों से गिर गया। अगर वो मर गया तो इसमें आपकी गलती नहीं मानी जाएगी, क्योंकि ज़ाहिर है आपने तो क्राइम किया ही नहीं। वही बंदा बार बार आपको धमकी दे रहा था मारने की जान से, और ज़ाहिर है अभी उसने फिर कोशिश की थी आपको टच करने की, तो आपने अपने को बचाने के लिए उसको धक्का दिया तो वो नीचे गिर गया। तो ऐसी सिचुएशन पे आप पे सज़ा जेल की नहीं लगेगी, ना ही आपको पनिशमेंट की सज़ा मिलेगी। एजल्ट कॉजिंग रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ द ग्रीवियस हर्ट। ग्रीवियस हर्ट का मतलब ये है कि एक बंदा आपके पास आ रहा है, एजल्ट कर रहा है आपको, और फिर वो आपसे कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे साथ ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, गलत काम। तो वो क्या करता है, अपनी जेब से चाकू निकालता है, जो बंदा आपको धमकी दे रहा था। अब चाकू निकालता है तो आपके और उस बंदे की बीच हाथापाई होती है, आप अपने आप को बचाने की कोशिश करते हो और वो भी आप पे हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन इत्तेफाक से उसी को खुद ही वो चाकू लग जाता है जो आप पे हमला करना चाह रहा चाकू से। अब चाकू से ज़ाहिर है उसको चोट पहुंच गई है, और चाकू से इतने ज़्यादा गहरी उसको चोट पहुंची कि उसका ब्लड निकल गया और वो वहीं पे मर गया। अब यहाँ पे आपने जान के तो नहीं उसको मारा, वो खुद आपको जानबूझ के मारने के लिए आ रहा था। आपने अपने आप को बचाने के चक्कर में ज़ाहिर है उसके ऊपर खुद ही वो चाकू लग गया जिसने आपको मारने की कोशिश की, तो यहाँ पे भी आप बच जाएंगे। कहता है रेप और अटेम्प्ट टू कमिट रेप। ऐसे लोग जो रेप करने की कोशिश करते हैं या कमिट करते हैं रेप, तो जो औरतें हैं जिनको टारगेट किया होता है क्रिमिनल्स ने रेप के लिए, तो वो औरतें अगर खुद को बचाने के लिए उन रेपिस्ट को अगर जान से मार भी देती है ना, तो फिर भी कोई भी उस औरत को सज़ा नहीं देगा। औरत अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी कि उसका रेप ना हो, और जो क्रिमिनल है जो रेप करना चाह रहा था वो तो ज़ाहिर है गलत काम तो करेगा। तो औरत उससे दूर होने के लिए ज़ाहिर है कोशिश कर रही थी, खुद को बचा रही थी। तो उस औरत ने धक्का दिया उस रेपिस्ट को और वो जाके ज़ोर से टकराया किसी दीवार से, जिसकी वजह से वो उधर ही जगह पे मर गया वो रेपिस्ट। तो यहाँ पे उस औरत ने जानबूझ के उसका मर्डर नहीं किया, लेकिन वो जो क्रिमिनल है जो रेप करने के गलत इरादे से ये सब कर रहा था, वो अपनी ही हरकतों की वजह से मरा। औरत ने यहाँ पे सिर्फ अपने आप को बचाने के चक्कर में उसको धक्का दिया था, तो औरत बच जाएगी, उसको सज़ा नहीं मिलेगी इस मर्डर की। फिर आगे आता है अननेचुरल लस्टफुल एजल्ट। लस्टफुल एजल्ट का मतलब ये है कि जो मर्द गलत तरह से औरतों को टच करते हैं जिस्म के ऐसे जगहों पे जहाँ पे नहीं करना चाहिए उनको टच, तो ज़ाहिर है औरत जिसको टच किया जा रहा है वो अगर अपने आप को बचाने के लिए धक्का देगी उस मर्द को, और वो मर्द भी ज़ाहिर है कहीं जाके गिरेगा, उसको चोट लगेगी, मर जाएगा, तो वहाँ पे भी उस औरत को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा इस मर्डर का। फिर आता है किडनैपिंग एंड अबडक्शन, यानी कि किसी को आप किडनैप कर रहे हो, जो बंदा किडनैपर है जिसने किडनैप किया वही मर गया, यानी कि जिस बंदे को आपने किडनैप किया है और जो बंदा किडनैप हुआ है वो अपने आप को बचाने के चक्कर में किडनैपर के साथ उसकी लड़ाई लग गई, हाथापाई हुई और किडनैपर कहीं गिर गया है और वहाँ गिरते साथ ही किडनैपर मर गया, तो वहाँ पे भी उस बंदे को कोई सज़ा नहीं होगी जिसको किडनैप किया गया, क्योंकि वहाँ पे वो अपने आप को बचाने के चक्कर में ज़ाहिर है उससे ये हादसा हो गया। फिर आगे आता है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट वेयर एस्केप इज़ नॉट पॉसिबल। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट वेयर एस्केप इज़ नॉट पॉसिबल का मतलब ये है कि एक बंदे को ऐसी जगह कैद किया है किसी ने जहाँ पे आने जाने का रास्ता कोई है ही नहीं सिवाय उस एक दरवाजे के, जिसकी चाबी उस किडनैपर के पास है या उस बंदे के पास है जिसने उसको कैद करके रखा है। अब जैसे ही वो बंदा कमरे में घुसता है जिसने किडनैप करके रखा है, तो जिसको किडनैप किया हुआ है वो अचानक से उस पर हमला कर देता है ताकि किसी तरह वो रिहा हो जाए, और उस हमले के दौरान जिसने कैद किया था वो बंदा ही मर जाता है, चोट उसको ऐसी लग जाती है कि वो मर जाता है। तो वहाँ पे भी वो बंदा कसूरवार नहीं कहलाया जाएगा जिसको काफ़ी अरसे से उस जगह पे कैद करके रखा गया है, क्योंकि ज़ाहिर है जो मेन बंदा है जिसने क्राइम किया है उसको कैद करके रखा है, टॉर्चर उसके साथ किया है, वही अगर मर गया है इस सब के चक्कर में, तो वो बंदा कैसे जिम्मेदार हुआ जिसने अपने आप को बचाने के चक्कर में ज़ाहिर है उसका हाथ इतना ज़ोर से लग गया कि वो बंदा गिरा और मर गया। तो ये चीज़ है। कन्फाइनमेंट का मतलब है किसी को गलत तरीके से कैद कर देना ऐसी जगह पे जहाँ से निकल ना सके। थ्रोइंग एसिड और अटेम्प्ट ऑफ एसिड अटैक कॉजिंग सीरियस हार्म,
ये जो एसिड अटैक करने वाले क्रिमिनल होते हैं, अगर कोई आपको दिख जाए कि एक बंदा आ रहा है आप पे एसिड फेंकने के लिए और वो एसिड फेंकने की पूरी कोशिश कर रहा है आप पे, लेकिन किसी तरह आप अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हो और इत्तेफाक से जो आप पे एसिड फेंकने आ रहा था बंदा, गलती से वही एसिड उसी के ऊपर ही गिर जाए और उस एसिड के गिरने से वो मर जाए, तो आपका वहाँ पे कोई कसूर नहीं है, क्योंकि आप तो एसिड फेंकने नहीं गए, आपके ऊपर वो एसिड फेंकने के लिए आ रहा था। आपने खुद को बचाने के चक्कर में ज़ाहिर है फिर उस बंदे के ऊपर खुद ही वो एसिड गिर गया जिसने एसिड फेंकने की कोशिश की थी। फिर आगे आता है, इन तमाम केसेस पे इफ़ नो अदर सेफ ऑप्शन इज़ अवेलेबल इवन डेथ ऑफ द अटैकर में बी जस्टिफाइज। यहाँ पे यही बात लिखी है कि इन तमाम सिचुएशन में आपके हाथों से गलती से वो बंदा मर जाए, आपने जान के उसको नहीं मारा लेकिन हालात ऐसे बन गए कि या तो उस बंदे का सर ऐसी जगह टकरा गया जो क्रिमिनल है कि मरना उसका तय ही था, या उसके पैर में चाकू गलती से लग जाए वही वाला जिससे वो आपको मारने के लिए आ रहा था चाकू लेके, या जो एसिड अटैकर है वो एसिड फेंकने के लिए आ रहा था, खुद ही उसके ऊपर एसिड गिर जाए सारी सिचुएशन पे। तो यहाँ पे आपका कोई कसूर नहीं है कि आपने अपने आप को बचाने के चक्कर में ज़ाहिर है हाथापाई तो की थी, उस हाथापाई में अगर वो बंदा मर जाए तो उसमें आपका कोई कसूर नहीं। दोबारा से मैंने ये बातें रिपीट कर दी। अब हम आगे आते हैं, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंडिंग टू द कॉज ऑफ डेथ। इसके बारे में सेक्शन 103 में बताया गया कि दिस राइट एक्सटेंड्स टू द कॉजिंग ऑफ डेथ इफ। अब यहाँ पे क्या चीज़ हो रही है कि अब कोई बंदा आपकी प्रॉपर्टी में घुस रहा है तो उसको रोकने के चक्कर में उसकी डेथ हो जाए उस क्रिमिनल की, तो अब यहाँ पे वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि जिस पर्सन को आप रोकना चाह रहे थे कि वो आपकी प्रॉपर्टी में ना घुसे, रॉबरी यानी कि चोरी ना करे, तो अगर आप उसको रोकने की कोशिश में गलती से आपसे वही बंदा मर जाए, यानी कि चोर ही आपके हाथों से गलती से मर जाए। अब कैसे मरेगा कि आपके घर में सपोज 5-6 बंदे चोर आ रहे हैं घर में, ठीक है, आपको नहीं दिख रहे वो चोर, बट आप फायरिंग स्टार्ट कर रहे हो घर के अंदर से ही। अब वो जो आपकी गोली है, जो आपके गन की गोली है, वो जाकर किसी एक चोर के सीने में लग जाती है, बाकियों की नहीं लगती, सिर्फ एक को लग जाती है, और आपने नहीं जान के उसको मारा था, आप तो सिर्फ उनको डरा के भगाना चाह रहे थे। तो आपके हाथों से अगर इस तरह से कोई रॉबर यानी कि चोर मर जाता है तो आपको कसूरवार नहीं ठहराया जाएगा, क्योंकि वहाँ आप अपने घर को बचाने के चक्कर में ये सब कर रहे थे। फिर क्या कहते हैं, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, और कोई बंदा रात में आपका घर में घुसेगा तब भी अगर आप अपने आप को बचाने के लिए फायरिंग करते हो या कुछ भी करते हो तो आपको सज़ा नहीं मिलेगी। फिर आता है, मिसचीफ बाय फायर और एक्सप्लोसिव सस्टेन ऑन हाउस स्टैंड एंड वेसल्स। यहाँ पे ये कहना है कि कोई बंदा मिसचीफ करने की कोशिश कर रहा है, आपको तकलीफ़ पहुंचाने के चक्कर में आपके घर में आग लगा देता है या आपके घर में बम्स वगैरह लगा देता है, बम्स या कोई ऐसी चीज़ जिससे आपके घर में धमाका हो जाए, कोई ना कोई बंदा मर जाए या किसी को चोट पहुंच जाए। अगर आपको पता चल जाए कोई ऐसी हरकत करने लगे आपके घर में आके, तो आप उस बंदे को रोकने के चक्कर में अगर वो बंदा मर जाता है, मिसाल के तौर पे कोई बंदा आपके घर में आग लगाना चाहता है और आप उसको रोकने के लिए उसके बाजू को पकड़ते हो और वो भी हिलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन करते करते गलती से उस बंदे का सर कहीं जाके टकराता है, वो मर जाता है आपके हाथों से, लेकिन आपने जान के तो नहीं मारा, खुद ही उसका सर टकराया उस जगह पर जाके, क्योंकि ज़ाहिर है वो अपने आप को छुड़ा रहा था और आग लगाने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पर आप अपने घर को, अपनी प्रॉपर्टी को बचाने की कोशिश कर रहे थे, तो तब भी आपको जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा, क्राइम की सज़ा नहीं मिलेगी। अगर कोई बंदा थेफ्ट, मिसचीफ, हाउस ट्रेसपास करता है और इन तमाम सिचुएशन में अगर कोई बंदा मर जाता है या उस क्रिमिनल को मरने की बजाय अगर कोई गहरी चोट लग जाती है, इन सब सिचुएशन पे आपको ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा, क्योंकि आपने अपने आप को बचाने के लिए उस क्रिमिनल को दूर किया। अब दूर करते हुए ज़ाहिर है उस क्रिमिनल के साथ आपकी लड़ाई हुई होगी, चोट भी लग सकती है उस क्रिमिनल को, क्रिमिनल मर भी सकता है। तो इन तमाम सिचुएशन पे आपको ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा, क्योंकि आपने अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के चक्कर में ये सब किया। फिर आगे आता है, व्हेन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस डज नॉट एक्सटेंड टू द कॉजिंग डेथ, द राइट डज नॉट एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ व्हेन। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अब अगर आपने अपने आप को बचाने के लिए किसी की जान ली तो यहाँ पे आपको सज़ा मिल सकती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, क्योंकि देखें ना, अब जो चोरी हो रही है आपके घर में वो बहुत मामूली सी है, तो वहाँ पे फायरिंग की तो ज़रूरत ही नहीं है। अब डायरेक्ट पुलिस वालों को अगर कॉल करते वो खुद ही आके इस बंदे को उठा लेते, तो फिर वहाँ पे अगर आप जान ले लोगे उस क्रिमिनल की, उससे हाथापाई करके, तो फिर वो चीज़ ख़तरनाक हो जाएगी बात। फिर मिसचीफ का मतलब है कि कोई बंदा आपके घर में आग नहीं लगा रहा, ना ही आपके घर में बम ब्लास्ट वगैरह रख रहा है, वो सिर्फ आके आपके घर की खिड़की तोड़ के चला जाता है, गुस्से में करता वो कुछ भी नहीं है ज़्यादा बड़ा, सिर्फ खिड़की तोड़ जाता है। तो वहाँ पे भी आप उस बंदे की इस चीज़ पे जान नहीं ले सकते जिसने आपकी खिड़की तोड़ी, ठीक है। तो अगर आप जान ले लोगे तो फिर ज़ाहिर है आप ही फिर सज़ा भुगतोगे, क्योंकि आपने किसी बंदे की जान ले ली सिर्फ इतनी सी छोटी सी बात पे। देयर इज़ नो रीजनेबल फियर ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट।
और साफ दिख रहा हो कि वो जो बंदा है उसने आपको डराने की भी कोई कोशिश नहीं की, ना ही कोई डर मौजूद है। हाँ, कोई मामूली से छोटा सा चोर है, अगर थोड़ी बहुत उसने चोरी कर ली, जैसे कि कोई बच्चे की साइकिल चुरा के ले गया है, या बाहर जो है गमले रखे थे महंगे वो उठा के ले गया, कोई मामूली से चोरी की है, किसी को उसने नुकसान नहीं पहुंचाया, तो फिर वहाँ पे ना कोई ज़रूरत नहीं कि आप उस बंदे को जाके हर्ट करो, कोई ऐसी तकलीफ़ पहुंचाओ कि आपको बाद में पनिशमेंट भुगतनी पड़े। क्योंकि देखिए ना, हर्ट का भी मैंने एक चैप्टर बनाया हुआ है, हर्ट की वीडियो लाजमी देख लीजिएगा, जिसमें मैंने क्लियर बताया कि आप किसी को तकलीफ़ दोगे तो जैसे कि जिस्म का कोई हिस्सा माजूर कर दोगे चोट पहुंचा के, या कुछ भी ऐसा करते हो, तो फिर उस बंदे को पनिशमेंट मिलती है। इसीलिए हमें उस जगह पे क्रिमिनल या चोरों को हर्ट नहीं करना जहाँ पे मामूली सी उन्होंने हरकत की हो, तो वहाँ पे सिर्फ आप FIR वगैरह करा दो। फिर आगे आता था अटैक इज़ ऑलरेडी स्टॉप्ड एंड डेंजर एंडेड, यानी कि जो अटैक होने लगा था आपके घर में वो पहले से ही रोक दिया गया हो, या पहले से ही वो अटैक टल गया हो, मसला और ख़तरा टल गया हो, तो उसके बाद अगर आप उस क्रिमिनल पे हमला करते हो तो फिर ज़ाहिर है आपको गलत समझा जाएगा, वहाँ पे आपको सज़ा मिलेगी। पता है एक्सेस फोर्स इज़ यूज़ बियॉन्ड नेसेसिटी, कि आपने मामूली सी चीज़ पे भी ज़रूरत से ज़्यादा फोर्स यूज़ की, ताकत यूज़ की, जिसकी वजह से वो बंदा, वो चोर मर गया आपके हाथों से, जहाँ पे ज़रूरत भी नहीं थी इतनी ताकत यूज़ करने की, तो वहाँ पे भी आपको सज़ा मिल सकती है। द अक्यूज्ड हैज़ टाइम टू सीक पब्लिक अथॉरिटीज़ हेल्प। अक्यूज्ड का मतलब है कि जिसके ऊपर इल्ज़ामात लगे वो पर्सन ऐसा है, जिस पे इल्ज़ामात लगे वो पर्सन ऐसा है कि वो किसी से हेल्प ले सकता है, क्योंकि क्या पता उसने चोरी ना की हो और उसको चोर बना दिया गया हो, किसी केस में किसी में फंस गया हो, तो वहाँ पे आप खामखा उस पर हमला नहीं करो, पहले कोर्ट से जाके पूछो, किसी पुलिस वालों से इन्वेस्टिगेशन कराओ कि क्या वाकई में ये जो बंदा है इसने चोरी की थी मेरे घर में आके कि नहीं। ठीक है, जिस पे इल्ज़ामात लगे हैं उसके पास भी टाइम होता है कि वो पब्लिक अथॉरिटी यानी कि पुलिस या किसी से हेल्प ले सकता है। द एक्ट इज़ डन बाय पब्लिक सर्वेंट, कि कोई पब्लिक सर्वेंट, कोई पुलिस वाला अगर आपके घर में घुस आता है बगैर आपकी परमिशन के, तो आप उस पुलिस वाले पे भी हमला नहीं कर सकते, क्योंकि ज़रा कोई पुलिस वाला या कोई पब्लिक सर्वेंट जो गवर्नमेंट के इदारे में काम करता है, कि इज़्ज़तदार बंदा, वो अगर आपके घर में घुस गया, उस बेचारे को नहीं पता था कि आप घर में हैं कि नहीं, पर वो घुस गया, तो आप उस पुलिस वाले पे या उस गवर्नमेंट के बंदे पे हमला नहीं कर सकते। अगर वहाँ आपने हमला कर दिया तो फिर आपको ही क्रिमिनल माना जाएगा कि आपने उस पर हमला किया। फिर आता है रिस्ट्रिक्शन, नो राइट अगेंस्ट लॉफुल एक्ट ऑफ द पब्लिक सर्वेंट। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि किन किन जगहों पे आप सेल्फ डिफेंस नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे अगर पुलिस वाले आपके घर में घुस जाते हैं बगैर आपकी परमिशन के, तो वहाँ पे आप पुलिस वालों पे हमला नहीं कर सकते। अगर आप पुलिस वालों पे हमला करोगे तो लॉ ने इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी। लॉ सिर्फ तभी इजाज़त देता है आपको सेल्फ डिफेंस करने की जब आपके घर में कोई चोर घुस आए जो आपकी जान लेना चाहें, जो आपके साथ कुछ गलत करना चाहें। पुलिस वालों ने तो इस तरह का कुछ नहीं करना, तो अगर वो घुस आते हैं तो वहाँ पे आप सेल्फ डिफेंस नहीं यूज़ कर सकते। नो राइट ऑफ रिवेंज, आपने सेल्फ डिफेंस उस जगह नहीं यूज़ करनी जहाँ पे आप किसी से बदला लेना चाह रहे हो, यानी कि आप पहले से उस बंदे को जानते हो और आपने बदले लेने के चक्कर में उस बंदे की जान ले ली, फिर आप ये कह दो बाद में कि नहीं मैं तो खुद को बचाना चाह रहा था इसलिए मैंने उसकी जान ली, तो फिर इस तरह की चीज़ वहाँ कबूल नहीं होगी, क्योंकि पता चल जाएगा कि आप पहले से उस बंदे को जानते थे, आपका कोई पुरानी दुश्मनी थी इसलिए आपने उसकी जान ले ली। सेल्फ डिफेंस का मतलब है कि चोर जिसको आप नहीं जानते, अनजाने में कोई बंदा आपके घर में घुस रहा है, खुद को बचाने के लिए आप कुछ करते हो, तो फिर वो होता है सेल्फ डिफेंस। फिर आता है फोर्स मस्ट बी प्रोपोर्शन टू डेंजर। फोर्स मस्ट बी प्रोपोर्शन टू डेंजर का मतलब ये है कि जिस तरह की डेंजर है, जिस तरह का खतरा है, उतनी ही तादाद में आपको ताकत का इस्तेमाल करना है अपनी। यानी कि आपको दिख रहा है मस्कीन से 3 कमज़ोर से चोर हैं, उनको फूंक भी मारोगे उड़ जाएंगे, वहाँ पे आपको क्या ज़रूरत है उन चोरों पे इतनी ज़्यादा ताकत लगाने की। पुलिस वालों को कॉल कर लो, उनको एक ही हाथ से पकड़ के साइड पे बिठा दो, चुप करके बैठ भी जाएंगे, इतने कमज़ोर चोर हैं, ठीक है, जो आपके घर में घुस रहे हैं, तो वहाँ पे इतनी ताकत की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ क्राइम्स ऐसे हैं जिसमें ताकत लगेगी ज़्यादा, तो वो आपको देखना है कि अगर कोई ऐसे चोर घुस रहे हैं जो बड़े ख़तरनाक हैं, उनके पास वेपन्स भी हैं कि वो आपकी जान लेने के लिए घर में घुस रहे हैं, तो फिर वहाँ पे आप ज़रूरत से ज़्यादा ताकत भी यूज़ कर सकते हो, गोलियाँ भी चला सकते हो, सब कर सकते हो। तो ये भाई यहाँ पे बताइए कंक्लूजन, जो भी आपने ऊपर पढ़ा है वो सारा आपने दोबारा से कंक्लूजन में लिख देना। इतना ही था इस वीडियो में। खुदा हाफिज़।